नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या 8 होगा। और लास्ट में देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है कि वीडियो के लास्ट में डेली के डेली आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन को आपको लिखना होगा और उसके लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे जब तक आप पोस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको भी अपने आंसर राइटिंग का रिव्यू या फीडबैक पता नहीं चल पाएगा। तो फिर ये सीरीज़ जो है पूरी तरीके से आप लोगों के लिए उतना वर्थ नहीं रह जाएगा, यूजलेस नहीं रह जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए डेली का डेली जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग करते रहें और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पोस्ट करते रहें। और नीचे उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं अलग सेपरेट यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। भारतीय रियासतों की एकीकरण प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। अर्थात यहाँ पे अब बात किया जा रहा है भारतीय जो रियासत थे, जिसे बार बार सरदार पटेल का नाम आता है, कि किस प्रकार से सरदार पटेल के नेतृत्व में लगभग 560 से अधिक भारतीय रियासतों को यहाँ पे यूनाइट करके एकीकरण करके आज वर्तमान में एक यूनाइट भारत के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसमें यहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। अब यहीं पे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे जब भारतीय रियासतों का जब एकीकरण जब हो रहा था तो उस समय चाहे हम लोग प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे हम लोग मुद्दा कह लें, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ पे मुद्दा कह लें, आखिर उस समय ऐसी कौन कौन सी समस्या थी, सबको आपको यहाँ पे बताते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सिनॉप्सिस और इस सिनॉप्सिस के माध्यम से बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट को आप लोग डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। तो नंबर 1 यहाँ पे आपको बताना है भूमिका में, अर्थात एक छोटा सा चर्चा आपको कर लेना है कि स्वतंत्रता तक के बाद रियासतों की यहाँ पे स्थिति क्या थी, क्योंकि फाइनली आज़ादी के बाद से किस प्रकार से इन देशी रियासतों को मिलाया गया। तो यहाँ पे स्थिति आपको थोड़ा सा हल्का सा डिफिनीसन देते हुए चलना है भूमिका दमदार शब्दों में। उसके बाद से बात करना है बॉडी लाइन की, जिसमें कि मेन जो हमारा क्वेश्चन का जो पार्ट होगा कि एकीकरण से जुड़े चाहे हम लोग प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी मुद्दा है, चाहे इसमें 3 जो रियासतों की खासकर बात करें, चाहे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें जो वर्तमान में अभी तक देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, तीनों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए आपको लिखना होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग करना होगा। और उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में देखिए भारतीय संविधान में देशी रियासतों के लिए जो यहाँ पे प्रदान किया गया, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोक लुभावने जो वादा किया गया था भारतीय रियासतों के संदर्भ में अगर देखा जाए, लेकिन उसको दिया भी गया, लेकिन इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट तक आते आते उन देशी रियासतों को जो भी यहाँ पे अधिकार दिया गया, धीरे धीरे करके उन एक एक अधिकारों को भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे छीन लिया गया। तो यहाँ पे बहुत आसान से शब्दों से हम लोग शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे भूमिका की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें औपनिवेशिक शक्तियों की, तो देखिए औपनिवेशिक शक्तियों की अगर आप बात करेंगे लगभग आज़ादी के पहले से, तो यहीं पे जो आपको रेड कलर और दूसरा एक और कलर, 2 कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेड और थोड़ा सा ग्रीन टाइप का आप कह सकते हैं, हरा है यहाँ पे। दोनों को अगर देखेंगे तो यही था पूरा का पूरा, चाहे औपनिवेशिक भारत कह सकते हैं, चाहे देशी रियासत कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मार्ग दिखाई दे रहा है, ये वैसे यहाँ पे क्षेत्र था जो पूरी तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो देशी रियासतों के रूप में यहाँ पे बटा हुआ था। और ये रेड कलर जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अंग्रेजों का पूरी तरीके से शासन हुआ करता था। तो इतना से आसानी से आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिश भारत के अधीन देखिए राजशाही वाले राज्यों को रियासत कहा जाता था। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासत लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थी। अर्थात यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिशों का यहाँ पे जो
कंट्रोल था, इनडायरेक्ट तरीके से ध्यान रखिएगा जितने भी शासक थे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक चाटुकार भक्ति में लीन, अंग्रेजों के भक्ति में लीन थे यहाँ पे। तो ये 48% देखिए भू क्षेत्र था, इसका मतलब कि 52% भू क्षेत्र पे अंग्रेजों का पूरी तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। आबादी देख पा रहे 28% जनसंख्या देशी रियासतों के अंतर्गत आती थी, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 72% जो जनसंख्या थी सीधे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीधे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजों के अधीन थी। ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के लिए भाग नहीं थे, लेकिन ये पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के यहाँ पे अधीनस्थ थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी लाइन की, जैसे कि रियासतों के एकीकरण में नंबर 1 था प्रशासनिक, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे कौन कौन से थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे हम लोग ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति को लेके, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि वर्ष 1947 में जो माउंट बेटन जो योजना को यहाँ पे लाया गया, इसी ने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्ति कर दी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे रियासत हैं उनमें यह ब्रिटिशों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अब एक यहाँ से प्रश्न खड़ा होता है कि जब उनका कंट्रोल नहीं रहेगा तो आखिर इन देशी रियासतों का क्या होगा? ये स्वतंत्र रहेंगे या फिर भारत या पाकिस्तान के साथ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या थी। और इसी दौरान यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई शासक ने अंग्रेजों को जाने के बाद देखिए अपनी स्वायत्तता और विश्व मानचित्र पर अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा के आदर्श क्षण के रूप में यहाँ पे देखा था। सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई अभी तक तो महामहिम के रूप में ऊपर यहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, अब हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट अपने शासन प्रशासन को चला पाएंगे। लेकिन क्या ये सपना उनका पूरा हो पाया? बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि आज वर्तमान के संदर्भ में आप ठीक है पूरे भारत को देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, क्योंकि देखिए यहाँ पे शासकों द्वारा जो निष्पादित विलय के दस्तावेज यहाँ पे 3 मामलों के आधार पर यहाँ पे रखा गया था। नंबर 1 था रक्षा मंत्रालय, मैंने रक्षा संबंधी चीज़ों को, विदेश मंत्रालय और यहाँ पे संचार पर। इन 3 चीज़ों को कहा गया यहाँ पे देशी रियासतों को कि इसमें तुम्हारा भाई डायरेक्टली यहाँ पे अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि तुम अगर भारत में या फिर पाकिस्तान में भी अगर तुम जाते हो तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये तीनों ही अधिकार तुमको देना पड़ेगा, स्वायत्त रूप से तुम नहीं चला सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंट अगर तुम अपना सेपरेट रह रहे हो उसके बाद भी ये नहीं चला सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डोमिनियन है पाकिस्तान में राज्यों के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पे प्रदान किया गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रियासतों के पास देखिए प्राकृतिक संसाधनों की भी उपलब्धता थी। जैसे कुछ रियासतों के पास प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा भंडार था, इसमें जूनागढ़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। उसी तरीके से हैदराबाद को भी आप ले सकते हैं। ये रियासतें स्वायत्तता के साथ साथ अपना गुजर बसर कर सकती है, इसीलिए स्वतंत्र रहना चाहती है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि रियासतों के ऊपर देखिए शासक मौजूद है, प्रजा चाह के भी शासक के खिलाफ नहीं जा सकती थी। एक बहुत बड़ा फिर यहाँ पे क्रांतिकारी यहाँ पे करना होता, अपने ही लोगों के खिलाफ यहाँ करना होता। और इसीलिए कई सारी जगहों पे देखिए जनमत प्रक्रिया को भी अपनाया गया, शासकों की हठ धर्मता के कारण यहाँ पे अपनाया गया। जनता चाह रही है भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, लेकिन शासक चाह रहा है कि नहीं भाई हमें स्वायत्त रहना है, हमें सेपरेट रहना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कनेक्टिविटी और कृषि सहायता को लेकर, जैसे कि अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पे देखा गया कि हिंदू यहाँ पे राजा थे, हिंदू आबादी थी, लेकिन फिर भी वैसे क्षेत्र खासकर निकटवर्ती क्षेत्र यहाँ पे खासकर पंजाब राजस्थान के क्षेत्रों की यहाँ पे बात किया जाए तो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान की ओर जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रियासतों की बात कर रहा हूँ, हिंदू रियासत, बहुसंख्यक हिंदू, उनका शासक भी हिंदू, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहा है। तो समझना है आपको चीज़ों को कि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक गतिविधियों को लेकर बार बार मैं एक चीज़ को इंडिकेट करता हूँ, जहाँ आपको आर्थिक लाभ होगा वहाँ आदमी अपनी जाएगा। ये बस एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाता है, ये हिंदू है मुस्लिम है। देखिए जहाँ जिसका इंटरेस्ट होगा वर्तमान दुनिया में, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होता आया है और पहले भी ऐसा होता था। देखिए जिन्ना ने महाराजाओं को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षरित यहाँ पे खाली कागज दिया था कि भाई बस हमारे तरफ आ जाओ, ये लो ब्लैंक चेक हम दे रहे हैं, तुम्हारी जो भी मांगे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे मान लिया जाएगा, कोई समस्या ही नहीं होगा। तो सोचिए इतना टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए ये देशी रियासत भारत में क्यों रुकते? यही तो कारण है ना, यही सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए इतना बड़ा जो
ठीक है, उपलब्धि के रूप में जाना जाता है सरदार पटेल की उपलब्धियों को। किसान विरोध यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हम समझना है कि 1946 से लेके 51 का तेलंगाना विद्रोह, तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद की रियासत के खिलाफ किसानों का कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला विद्रोह था, जो यहाँ पे आंदोलन के साथ यहाँ पे आगे बढ़ा था। तो यहाँ पे समझना है आपके कह रहा कि हैदराबाद की रियासत के खिलाफ जो भी यहाँ पे निजाम था, किसानों का जो कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला यहाँ पे विद्रोह था, जो आंदोलन के साथ यहाँ पे आगा बढ़ा हुआ था। तो किसान विरोध भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों को लेके बात कर ले, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हैदराबाद को ही लेके, तो देखिए यह सभी रियासतों में सबसे बड़ा एवं समृद्धशाली यहाँ पे रियासत था, जो दक्कन पठार के माने दक्कन जो पठार के अधिकांश भागों को ये कवर करता था। तो यही ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो दक्कन का जो पठार यही एरिया है नीचे, खासकर उसमें कर्नाटक का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग और हैदराबाद का अच्छा खासा भाग वहाँ पे कवर करता है। तो यही एरिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस रियासत की कह रहा है कि अधिकांश जो जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली का शासन था। अब इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, हैदराबाद को लेके तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी डिटेलिंग भी कर पाएंगे। होप कि आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मुस्लिम शासक निजाम था, ध्यान रखिएगा, मीर उस्मान अली का उस समय शासन था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, ना हमें भारत में रहना है ना पाकिस्तान में रहना है। हालांकि बाद में बहुत ही, ठीक है, इसका जो डिसीजन था धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ जाने वाला था, क्योंकि शासक स्वयं यहाँ पे मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पे भारत में शामिल होने से मना कर दिया। जिन्ना ने मदद का आश्वासन दिया कि कोई भाई समस्या नहीं होगी, अगर हमारे में नहीं रहना है तो इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन जिन्ना का प्रभाव यहाँ पे इस हैदराबाद में सबसे अधिक था। तो अब बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन देखने का प्रयास कीजिए कि अगर ये हैदराबाद देखिए, बीचों बीच पूर्वी तट और पश्चिमी तटों के बीच का जो क्षेत्र है बिल्कुल सेपरेट रहेगा, तो ना पूरी तरीके से दक्षिण भारत का पूरब से पश्चिम जुड़ पाएगा, ना उत्तर से दक्षिण जुड़ पाएगा, बल्कि बीच में हमेशा ही समस्या यहाँ पे पैदा करेगा, आंतरिक समस्या पैदा कर सकता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण था। इसको भी सरदार पटेल ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेना के माध्यम से इसको निस्तारा करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। जैसे कि सरदार पटेल और अन्य मध्यस्थों के निवेदन एवं धमकियाँ कितना बार यहाँ पे दिया गया, निजाम के ऊपर कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा। उसको लगा कि भाई हमारे आका आके यहाँ पे बचा लेगा निजाम, ठीक है। जिन्ना ने यहाँ पे मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसने लगातार यूरोप से हथियारों का भी आयात जारी रखा, हम कर लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। और एक छोटा सा क्षेत्र, आसान तो नहीं था उसके लिए। फाइनली वो दिन आ गया। परिस्थितियाँ तब भयावह हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, हिंसक वारदातें यहाँ पे शुरू कर दी। अब ये जो हैदराबाद के जो कट्टरपंथी जो लोग थे, खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग, वहाँ के हिंदू, ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा आने लगा। अब एक समझ पा रहे हैं ना, एक नवनिर्मित आज़ाद हुआ देश, यहाँ पे एक बहुड़ जो आबादी है, बहुसंख्यक जो आबादी है हिंदू है, तो समस्या तो यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे मौका मिल गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत सरकार को 13 सितंबर 1948 को, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो का संबंध है यहाँ पे हैदराबाद को, ठीक है, भारत में मिलाने से। तो इसके तहत भारतीय सैनिकों को यहाँ पे हैदराबाद यहाँ पे भेजा गया और फाइनली 4 दिन तक ये मामला चला, ठीक है। आर्मी को ही भेज दिया गया और हैदराबाद को अभी यहाँ पे पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। और बदले में देखिए यहाँ पे यही थी, ठीक है, उस समय गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल हुआ करते थे। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को दंड नहीं दिया, बल्कि वहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्टेबलाइज करने के बाद वहाँ के, ठीक है, अर्थात हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो इशू था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, ठीक है, जूनागढ़ की लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जूनागढ़ में देखिए, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत, थोड़ा सा इसका देख पा रहे हैं, यही है जूनागढ़ का एरिया है, ठीक है। गुजरात का वही खंबात की जो खाड़ी है वही एरिया है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए आप लोग, ठीक है। जो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुआ था, चूँकि एक डेडलाइन दिया गया था कि 15 अगस्त के पहले या तो भाई पाकिस्तान में रहो, हिंदुस्तान में रहो, या फिर स्वतंत्र रहो। इसकी अधिकांश जो जनसंख्या हिंदू एवं राजा यहाँ पे मुस्लिम हुआ करता था, ठीक है। गुजरात में भी काफ़ी मुस्लिम शासक यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए।
15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। तो यहाँ पे एक देखिए रिलीजन बेस्ड एक यहाँ पे ग्रुप बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस चीज़ को आपको समझना है। दो राज्यों के यहाँ पे शासक, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ के आसपास ही दो जो ऐसे क्षेत्र थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। मंगरोल एवं ठीक है बाबरिया वार्ड करके है यहाँ पे। इसमें जूनागढ़ के ये अधीन थे और प्रतिक्रिया स्वरूप भाई इन लोगों ने भाई अपना ठीक है विरोध जताना शुरू कर दिया कि हमें भारत में रहना है, ना कि हमें पाकिस्तान में रहना है। लेकिन चूंकि ये जूनागढ़ के अधीन थे तो यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जूनागढ़ अब चाह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में चल जाएं और ये दो ऐसे क्षेत्र चाह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में आ जाए। तो स्वाभाविक है कि जूनागढ़ इनको ठीक है परेशान करेगा, इस पे अटैक भी करेगा। और यही हुआ। देखिए यहाँ पे एक यहाँ की बहुसंख्यक जो प्रजा थी हिंदू, वहाँ पे मुस्लिम शासक के द्वारा अटैक कर दिया गया। तो समझिए फिर से यहाँ पे भारत सरकार जरूर इनको सहायता देगी ही देगी। अभी जैसे वर्तमान में यूक्रेन में ठीक है हुआ था कि यूक्रेन के जो दो क्षेत्र थे जिसमें लुहांस का भी ठीक है नाम आता था, लुहांस ने ठीक है रसिया से सपोर्ट मांग लिया, तो भाई रसिया आ गया सपोर्ट के नाम पे। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, इसकी अनुक्रिया में कह रहा है कि जूनागढ़ के नवाब से सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद देने की अपील की कि भाई हमें हमारी मदद कीजिए। इन दोनों ही क्षेत्रों ने यहाँ पे मदद मांगा। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिकता ठीक मैंने सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि जूनागढ़ में 80%, आज भी गुजरात में उनकी संख्या बहुत अधिक है, 80% यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ पे इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण अब बोला गया कि भाई देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ पे निर्णय किया गया। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया और हैदराबाद को सेना के दम पे। अब यहाँ पे एक और जो ठीक है इम्पोर्टेंट जो बात है, किसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया। बेचारा अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बबरियाड़ पर यहाँ पे कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथ ठीक है पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी की शर्त के साथ जनमत संग्रह के लिए यहाँ पे सहमत हो गया। लेकिन भारत ने इस शर्त को यहाँ पे खारिज यहाँ पे कर दिया। तो माना जाता है कि हुआ है। ठीक है, चूँकि अधिकतर लोगों का यही यहाँ पे मत है। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में दे दिया और ठीक है मैंने आमंत्रित कर लिया कि लो भाई हम भारत सरकार के यहाँ पे अधीन रहेंगे, हमारा जो भी शासन प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया सब यहाँ पे भारत सरकार के ठीक है अधीन चलाई जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे जूनागढ़ के दीवान यहाँ पे देखिए सर शाह नवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता, यहीं भुट्टो जो फैमिली पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, इसने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का यहाँ पे निर्णय लिया और फाइनली फरवरी 1948 को ध्यान रखिएगा जनमत संग्रह कराया गया जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे तीसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो टास्क था कश्मीर को लेके। हालांकि कश्मीर को लेके तो अधिकतर लोग मामला यहाँ पे क्लियर ही होगा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेट पीसीएस में तो थोड़ा सा शब्द सीमा जो अधिक लिखना ही होता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। कश्मीर को लेकर कह रहा है कि एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी जबकि राजा यहाँ पे हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए मौन स्थिति बनाए रखा। और ये सबसे बड़ी देखिए यही है हरि सिंह की जो मौन स्थिति, साइलेंट जो उसका जो समझ रहे हैं ना, अभी तक वर्तमान तक की सबसे बड़ी एक समस्या है। इतने सारी विश्व में समस्याओं का ठीक है सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बर्लिन की दीवार गिर गई पूरी तरीके से वहाँ पे। ठीक है, जर्मनी का एक हो गया। लेकिन अभी देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस कश्मीरी समस्या को लेकर ठीक है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो मौन स्थिति यहाँ पे बनाए रखा। अब देखिए कितना भयावह हो रहा है, होता है ना साइलेंसी बहुत खतरनाक होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यस नो कोई डिसीजन मेकिंग इस तरह से होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ठीक है होनी चाहिए कि भाई हम इधर रहेंगे उधर रहेंगे। चुपचाप रहना भी बहुत बड़ी समस्या का कारण है और यही होगा यहाँ पे। इसी दौरान पाकिस्तान सैनिकों एवं हथियारों से लैस
यहाँ पे आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ करके हमला कर दिया। अब इसको समझ में आएगा हरि सिंह को। देखिए यहाँ पे महाराजा ने भारत सरकार से मदद की, यहाँ पे अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधियों के रूप में सहायता के लिए यहाँ पे दिल्ली भेजा। ध्यान रखिएगा, किसने? शासक ने। अभी यहाँ शेख अब्दुल्ला फैमिली उसी समय से देखेंगे तो अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बहुत लंबे समय तक इनकी फैमिली, ठीक है, चल रही है, आज भी चल रही है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जो कि इसमें टर्म एंड कंडीशन था सरदार पटेल का कि भाई हम तुम्हारी सहायता क्यों करें, अगर पाकिस्तान तुम पे अटैक किया है तो जो तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में तुम बिहेव कर रहे हो तो हम ऐसे थोड़े सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। तो आनंद फानन में यही है कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि देखो अब हम भारत का अभिन्न अंग बन गए हैं, अब तो हमारी सपोर्ट कर सकते हो। तब जाके रातों रात यहाँ पे, ठीक है, भारतीय सेना वहाँ पे गई। तब तक देखिए यहाँ पे पाकिस्तानियों ने भी बहुत हद तक बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। फिर मामला, ठीक है, यूएनओ में चला गया, ठीक है, उतना लंबा यहाँ पे खींचना नहीं है। तो इसके तहत देखिए संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पे लाया गया। अब इसमें देखिए अब एक यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान करें, संचार और रक्षा भी दिया हुआ और इसी रक्षा के तहत भारत ने सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसके प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख अब्दुल्ला थे। ध्यान रखिएगा, शेख अब्दुल्ला थे। और 1951 में राज्य संविधान सभा यहाँ पे निर्वाचित हुई 31 अक्टूबर 1951 में, ठीक है, इसकी पहली बार बैठक भी हुई। 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को, ठीक है, मैंने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन जिसको 370 के तहत यहाँ पर रखा गया, विशेष दर्जा यहाँ पे प्रदान किया गया। 6 फरवरी 1954 को दिल्ली जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारतीय संघ के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया। एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझना है। 1947, 48, 51, 52 और फाइनली 54 में यहाँ पे आके क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए तो मामला इतना लंबा खींच गया, जो इस बात को पाकिस्तान मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है। अब आइए, जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यहाँ पे रहेगा, चूँकि आपको पता है कि, ठीक है, 2 संविधान था, अब तो खैर वो तो हट ही गया, अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया है। लास्ट में निष्कर्ष यहाँ पे, ठीक है, आपको पूरा कंक्लूजन दे देना है, अपने से भी दे सकते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देखिए भारत में रियासतों के पूर्ण एकीकरण के लिए बातचीत की और बदले में उन्हें शासकों को संविधान के तहत गारंटीकृत कर यहाँ पे प्रीव्यू पर्स, ध्यान रखिएगा, जो भी उनके अधिकार है उनको एक प्रीव्यू पर्स में रख दिया गया। उनके यहाँ पे खिताब, उनकी संपत्ति और महलों को बनाए रखने का अधिकार देने की पेशकश की। अब इसमें वर्तमान में जो भी चीज़ चला है कि 370 हट गया, ठीक है, करंट से भी इसको रिलेटेड करके इसको आप थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का जो प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे कुछ है नहीं, अनुच्छेद 370 के तहत ही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आज का जो प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी देखिए बीच बीच में जब आंदोलन स्थगित हो जाता था तो रचनात्मक कार्य करते थे, उनको थोड़ा अच्छे से आपको और स्पष्ट करना है और बिल्कुल ही, ठीक है, लापरवाही मत कीजिए। बहुत एफर्ट लगा के ही मैं आप लोगों के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाइए, आंसर राइटिंग कीजिए। आपका हाथ है, आपका पेन है, जब तक दोनों को, ठीक है, यूज में नहीं लाएंगे, थोड़ा कष्ट नहीं देंगे अपने हाथों को, तब तक कि एक अच्छा आंसर राइटिंग कभी नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में कभी चमत्कार नहीं हो सकता है, ये मान के चलिए। तो उसे आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में उसे पोस्ट करना है रिव्यू के लिए, फीडबैक के लिए, ताकि आपकी कमियों को या फिर जो पार्ट अच्छा होगा उसको हम लोग अच्छे तरीके से आपको बता पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। जय हिंद।